अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है बिज़नेस लॉ का। तो सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपकी स्क्रीन पे बारी बारी शो होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिड के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि मार्च 2022 से पहले ये बिजनेस लॉ के नाम से एक सब्जेक्ट होता था जिसके दो पोर्शन थे, एक कंपनी लॉ और एक सी लॉ। तो अब उन दोनों पोर्शंस को अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारे पास बिजनेस लॉ की बुक है, एक हमारे पास कंपनी लॉ की बुक है। सब्जेक्ट्स है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो उसकी ग्रेड इस हवाले से रिवाइज हुई है। तो ग्रेड के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि पेपर किस तरह का आप लोगों को आएगा बिजनेस लॉ का इस बार सितंबर 2022 की अटैम्प्ट में। और उसके बाद जो हमारे 50-60 लेक्चर्स होंगे, उस लेक्चर्स में हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस चीज़ के ऊपर होगा, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है या बिजनेस लॉ का इंट्रोडक्शन, दी लॉ क्या होता है, और इस हवाले से 2-3 चीज़ें देख लेंगे। एक नया टॉपिक जो है मार्च 2022 के अटेम्प्ट में ऐड हुआ है, जो एक बार उसने टेस्ट भी किया है, बल्कि थोड़ा पहले अरसा भी था। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं कि ये सारा याद करना है, ये सारा किस तरह याद करना है, हमें समझ नहीं आ रही। तो काफ़ी बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं। तो इसी स्किप की आदत को उसने जो एग्जामिनर ने क्लिप किया और 4 मार्क्स का एक बार उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। तो इसको हम किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से इसको याद करना है, इसको क्रैम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें क्रैम करनी है, थोड़ी सी इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो हमने आज अपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं या कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इस टॉपिक्स में से बन सकते हैं, किस तरह का पेपर बन सकता है। ये हमारा आज का मेन फोकस होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड के हवाले से। बिजनेस लॉ के जो चैप्टर्स हैं इनको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड ए है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ग्रेड बी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स हैं, और ग्रेड सी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफॉर्मेंस, और ग्रेड जो डी है वो बाकी जो बिजनेस लॉज बच जाते हैं उन सब पे है। तो बारी बारी हम ग्रिड्स को देखते हैं। जो ग्रिड ए है, 5 से 8 जो नंबर हैं वो ग्रिड ए कैरी करती है। मतलब 5 to 8 मार्क्स का इसमें से पेपर आएगा, और इसमें स्टडी टेक्स्ट का, आई कैप स्टडी टेक्स्ट का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर शामिल है ग्रिड ए में। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 है, सिर्फ ये चैप्टर करने से आप 5 से 8 मार्क्स कंफर्म हासिल कर सकते हैं ग्रेड ए में से। और इसमें जो टेस्टिंग लेवल है वो 1 है। टेस्टिंग लेवल क्या होते हैं? टेस्टिंग आपके जो सिलेबस में है वो टेस्टिंग लेवल 1 है और टेस्टिंग लेवल 2 है। टेस्टिंग लेवल 1 से मुराद ये है कि एक टॉपिक में से वो मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस या उसके पार्ट्स को पूछ सकता है मैक्सिमम एक टॉपिक में से। ये मैक्सिमम है 8 मार्क्स। वो 5 का भी पूछ सकता है, वो 2 का भी पूछ सकता है, वो एक का भी पूछ सकता है, वो 3 का भी पूछ सकता है, 4 का भी पूछ सकता है। मैक्सिमम 8 मार्क्स का वो पूछ सकता है कि टेस्टिंग लेवल 1 है। और टेस्टिंग लेवल 2 होता है उसमें से वो मैक्सिमम 20 मार्क्स का पूछ सकता है एक टॉपिक में से। किसी भी टॉपिक को पकड़ ले, चाहे उसने पूरी ग्रिड में से सिर्फ एक चैप्टर का एक टॉपिक पकड़ के उसमें से कोई भी वो 20 मार्क्स का पेपर पूछ सकता है। ये टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 तक टेस्टिंग लेवल्स हैं। एक टेस्टिंग लेवल 3 भी होता है, उसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ग्रेड ए तो होपफुली चैप्टर 1 है, 5 से 8 मार्क्स का, और टेस्टिंग लेवल 1 है। और ग्रेड बी में 20 to 25 मार्क्स का पेपर है, और इसमें नेक्स्ट 4 चैप्टर्स शामिल हैं। मतलब ये कि आप अगर पहले 5 चैप्टर्स अच्छी तरह आपको तैयार हैं, और ये इतने बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर हैं। अगर आपको पहले 5 चैप्टर्स तैयार हैं तो आपका 25 to 33 मार्क्स का जो पेपर है वो इजीली अटेम्प्ट हो सकता है।
जो ग्रेड बी है उसमें टेस्टिंग लेवल 2 है, यानी कि वो मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का एक टॉपिक में से वो पेपर पूछ सकता है। ये पहली 2 ग्रेड्स होगी, सिंपल सी बात है। पहली ग्रेड में चैप्टर 1 है, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स ग्रेड बी में शामिल हैं। उसके बाद ग्रेड सी की बात करते हैं। ग्रेड सी में 25 to 30 मार्क्स का पेपर वो आप लोगों से पूछ सकता है, और नेक्स्ट ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स इस ग्रेड में शामिल हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, इनमें से वो 25 to 30 मार्क्स का पेपर आप लोगों से पूछ सकता है। इन सब में जो चैप्टर 6 है, 7, 8 और 9, इन पहले 4 चैप्टर्स में टेस्टिंग लेवल 2 है, और जो चैप्टर 10 है इसमें टेस्टिंग लेवल 1 है। यानी टेस्टिंग लेवल 1 और टेस्टिंग लेवल 2 मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लास्ट ग्रेड डी, चूँकि ग्रेड डी बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 50 के करीब मार्क्स हैं जिनको ये कैरी करती है, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें सिर्फ 3 चैप्टर्स आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर हैं चैप्टर 11, 12 और 13। इसमें से 10 to 15 मार्क्स का पेपर आएगा इन 3 चैप्टर्स में से। जो हमारा पिछली ग्रेड होती थी ना, उसमें जो पार्टनरशिप एक्ट का एक चैप्टर होता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, उसमें से कंफर्म पेपर आना होता था 10 मार्क्स का, और तकरीबन इसी तरह की इन्होंने वेटेज इस ग्रेड में इसको दी है। ये 3 चैप्टर्स में, उसी चैप्टर को 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, कोई ख़ास एडिशन भी नहीं है, और उसमें 10 to 15 मार्क्स का पेपर है और टेस्टिंग लेवल 2 की है, यानी वो मैक्सिमम 20 मार्क्स तक एक टॉपिक से पूछ सकता है। और लेकिन ये जो है तो वेटेज है वो 15 मार्क्स तक की है, तो ओबियसली वो 15 मार्क्स तक का ही पूछेगा। ये जो ग्रेड की नंबरिंग होती है ना, मार्किंग होती है, जो आई क्या है वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो ज़रूर फॉलो करता है उसको, और तकरीबन उसी रेंज में, अगर आप पास पेपर एनालिसिस भी देख लें तो उसी रेंज में आपको हर टाइम में पेपर आ रहा होता है जो उसने अपनी ग्रेड्स और मार्किंग स्कीम दी होती है। दूसरी जो पार्ट है ग्रेड डी का वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 15 है। इसमें 5 to 12 मार्क्स का पेपर आना है इन 2 चैप्टर्स में से, और इसमें भी टेस्टिंग लेवल 1 है। और ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं ये अभी अभी न्यू ऐड हुए हैं मार्च 2022 के टाइम में, जब ये 2 सब्जेक्ट्स अलग हुए हैं, तो उसमें से 20 to 25 मार्क्स का पेपर है, और ये सबसे आसान पोर्शन है, सबसे इजी पोर्शन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इतना कम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं वो पूछ सकता, सीधे सीधे से सवाल हैं, सीधी सीधी सी चीज़ें हैं, तकरीबन क्रैमिंग वाली चीज़ें हैं। आसानी से अगर आपने उनको याद कर लिया तो आप अगर रीसेंट पेपर देखें तो उसमें से भी उसने तकरीबन 13 मार्क्स का पूछा है, और वो सीधा ही पूछा है। मैंने जो स्टूडेंट्स थे उनको कहा था ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पेपर आएगा, और वो सीधा ही आएगा, और वो बिल्कुल उसी तरह से सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने क्वेश्चन पूछ लिए 13 मार्क्स के। तो इसमें भी टेस्टिंग लेवल 2 की है। ये हमारी ग्रेड्स थी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। होपफुली ग्रेड्स की आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई फिर भी हम साथ साथ देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको समझ आ जाएगी। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आपको सबसे पहले 11 क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और वो 15 MCQs होंगे। MCQs पे भी आपकी थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। तो जो बाकी 10 क्वेश्चन होंगे वो 85 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। आपके पास रीडिंग टाइम होगा 15 मिनट्स का, और पेपर को सॉल्व करने का टाइम 3 आवर्स होगा। अगर मैं अभी से डिटेल डिस्कशन आपके साथ शुरू कर दूं कि आपने 15 मिनट्स क्या करना है, 3 आवर्स क्या करना है, तो आपने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने स्पेशली आखिरी जो लेक्चर है आपका वो इस चीज़ पर रखा है कि आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है। देखें कई बार ऐसा होता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने 6 घंटे तैयारी की है, डेली आप 6 घंटे पढ़ते रहें, आप 2 घंटे पढ़ते रहें, आप 1 घंटा पढ़ते रहें, आप 10 घंटे पढ़ते रहें बिजनेस का, जो आपके वो 3.25 घंटे हैं, जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है और 3 आवर्स पेपर का टाइम, वो टाइम जिस स्टूडेंट्स ने वो टाइम अच्छा निकाल दिया वो ही बच्चा पेपर पास करेगा। तब आपको ये बिल्कुल चीज़ मैटर नहीं करेगी कि मैंने पूरे 6 माह मेहनत की है, मैंने डेली 10-10 घंटे पढ़ा लेकिन मेरा पेपर फेल हो गया। वो इस वजह से फेल हो गया क्योंकि आप वो 3.25 घंटे नहीं अच्छे निकाल सके। उन 3.25 घंटों को किस तरह से मैनेज करना है
उनमें आपने क्या क्या करना है वो सारी डिस्कशन मैंने लास्ट लेक्चर में रखी हुई है। इंशाल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट वो लेक्चर होगा। उसके बाद आपको बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस में इंशाल्लाह बेहतरीन इजाफा होगा। हमारा जो मेन फोकस होगा, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, एक तो हम उसकी डिटेल डिस्कशन भी कर रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि उसमें से किस किस तरह से किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ पे पुट करना है, कैसी चीज़ों को समझना है। लेकिन साथ में जो हम मेन चीज़ समझ रहे होंगे जो हम मेन चीज़ देख रहे होंगे, अगर ये टॉपिक में से फॉर एग्जांपल कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है, और उसको हमने किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से मैनेज करना है एग्ज़ाम में, ये हमारा एग्ज़ाम के लिहाज से मेन फोकस होगा हर लेक्चर, हर टॉपिक के साथ। हर लेक्चर और हर टॉपिक के पास पेपर क्वेश्चन हम क्लास में ही कर रहे होंगे, क्योंकि बाद में काफ़ी बच्चों को पास में भी देखा गया कि बस जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, घर जाकर भी तकरीबन वही पढ़ लेते हैं, और जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं, मेन क्वेश्चन हैं, उनको छोड़ देते हैं, या फिर अगर वो करने की भी बाद में कोशिश करते हैं तो उनको ठीक से समझ नहीं आ रही होती कि इसने ये क्या किया हुआ है, किस तरह से इस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो हम साथ साथ जो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक में से पास पेपर में उसने क्या पूछा है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे वो किस तरह का पेपर पूछता है एग्जामिनर, और आगे किस तरह का पेपर पूछ सकता है। तो फाइनल पेपर जो होगा हमारा आई कैप का, उसको टैकल करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साथ साथ हम जो है पास पेपर के क्वेश्चन, आपके आई कैप के बुक के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हर टॉपिक के हम साथ देख रहे होंगे। और केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि केस स्टडीज़ को किस तरह से सॉल्व करना है। साथ साथ जो हमारे केस स्टडीज़ वाले चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। केस स्टडीज़ के हवाले से हम केस स्टडी बाकायदा अपनी क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन थोड़ी सी पेपर के हवाले से, ग्रेड्स वगैरह के हवाले से। इनको आप एक दफ़ा देख लें, और इनको नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैं शुरू में आपको बताना भूल गया, इनको बिल्कुल आपने नोट नहीं करना। ये सारी जो स्लाइड्स हैं, जो भी डेली हमारा लेक्चर हुआ करेगा, उसके जितनी भी स्लाइड्स हुआ करेंगी, उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। SC लर्निंग की हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको सारी स्लाइड्स इस तरह की मिल जाया करेंगी। जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड किया करूँगा, डेली इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड होगा, और डेली ही आपकी जो स्लाइड्स हैं वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाया करेंगी। इसके अलावा आपको कोई भी किसी तरह की, जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, कोई टर्म की समझ ना आ रही हो, कोई मैं चीज़ मिस कर गया हूँ, कोई आपको कोई पता ना लग रहा हो, मेरा पर्सनल नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चाहे संडे है, इंशाल्लाह हर आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। इंशाल्लाह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ के बारे में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस लॉ है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ क्या होता है। आप लोगों के जहन में लॉ का लफ्ज़ समझ सुन के क्या आता है? मतलब जनरल जो एक किसी भी आम इंसान के जहन में आ सकता है, उर्दू में इसका मतलब हो सकता है कानून। जो भी गलत काम करने से हमें पुलिस पकड़ लेती है, हमें गवर्नमेंट रोकती है, पुलिस या दूसरे इस तरह के इदारे जो भी गलत काम करने से हमें रोकते हैं, उस तरह से उसके लिहाज से हमारे जहन में लॉ का एक सांचा सा, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। तो आज हम इस सांचे को, जो धुंधला सा आपके जहनों में बना हुआ है, इसको क्लियर करेंगे कि ये लॉ होता क्या है। लॉ बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स या सिस्टम ऑफ रूल्स। रूल्स का सेट जो डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट है, आपकी जो रियासत ने बनाया है और रियासत भी उसको लागू करती है। अगर ये जो पॉइंट है ना, डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, ये आपकी डेफिनेशन से रिमूव कर दिया जाए तो ये लॉ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस तरह फिर वो सिंपल एक रूल होगा। जैसे आपके घरों में, मोस्टली घरों में मेरा ताल्लुक देहातों से है, तो देहातों में मोस्टली होता था कि हमारे जो वालिद साहिब हैं, उन्होंने पाबंदी लगाई होती थी कि मगरिब की इशा की नमाज के बाद बाहर नहीं जाना। ये एक रूल है, घर का रूल है, लेकिन ये लॉ नहीं है। लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिज़ाइन एंड इन्फोर्स बाय स्टेट नहीं है। ये मेन चीज़ है जो लॉ की, वो है डिज़ाइंड एंड इन्फोर्स बाय स्टेट। रियासत ने बनाया है और रियासत ही इसको इन्फोर्स कर रही होगी। सेट ऑफ रूल्स, सिस्टम ऑफ रूल्स, डिज़ाइन एंड इन्फोर्स बाय स्टेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल।
यानी लोगों की जो हरकत व सकनात हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना इसका काम होता है। ये जो 3 पॉइंट्स है ये इसकी डेफिनेशन का पार्ट है। सेट ऑफ रूल डिजाइन एंड enforced by state control and regulate the conduct of the people. Law is a set of rule or a system of rule which is that designed and enforced by the state which control and regulate the conduct of the people. ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये एक तरह से इसकी ट्रेड भी ली जा सकती है लॉ की, या फिर लॉ का काम क्या है, लॉ क्यों है लॉ। ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लॉ क्यों है तो आप बताएंगे टू कंट्रोल रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। लोगों का जो काम है उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए लॉ है। तो ये डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें कोई भी इस तरह की ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है। ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं आपको एग्जाम में आ जाए, यहाँ से कोई सिनेरियो नहीं आ सकता, सिर्फ ये आ सकती है डेफिनेशन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो MCQ पूछ सकता है कि लॉ स्टैग्नेंट, लॉ इज़ नॉट स्टैग्नेंट। इसका मतलब है कि लॉ जो है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, लॉ को चेंज किया जा सकता है। जैसे जैसे एक माशरा डेवलप होता है, जैसे जैसे माशरा तरक्की करता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, नई चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी बेसिस पे हम लॉ को चेंज करते हैं। लॉ पार्लियामेंट आपने देखा होगा 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, ये बेसिकली लॉज की छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं उनको हम चेंज कर रहे होते हैं, या लॉ में छोटी छोटी एडिशन कर रहे होते हैं। ये नहीं है अभी एक बार लॉ बन गया तो बस ये अब कानून रहेगा हमेशा जिस तरह का भी है। मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले सबसे पहले फांसी का लॉ था, ठीक है। तो उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये ज़ालिमाना कानून है, इसको चेंज किया जाए, तो इन्होंने फांसी का लॉ ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में भी कोशिशें हुई तो गालिबन मेरे ख्याल से कुछ देर जो है ना पाकिस्तान में भी ये लॉ ख़त्म रहा था। उसके बाद हैरान कुन तौर पे इजाफा हो गया जो रेट था क्राइम का, जिसकी वजह से इस लॉ को दोबारा लागू कर दिया गया, मतलब लॉ को चेंज किया जा सकता है। ये थी लॉ की डेफिनेशन और बेसिक पॉइंट जो आपका उसमें MCQs में टेस्ट हो सकता है। उसके बाद मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ, जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम बिजनेस लॉ है या मर्केंटाइल लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। अब सिविल लॉ क्या होता है, ये इस सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिटेल डिस्कशन है, वो हमारे सेकंड लेक्चर में है, लेकिन मैं अभी आपको इस हवाले से बता दूं कि सिविल लॉ क्या होता है। आप देखें हमारा जो लॉ है वो 2 तरह की सज़ाएँ प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ लोगों को कुछ कंडक्ट करने पे सिर्फ जुर्माने हो रहे होते हैं, और कुछ लोगों को जेल हो रही होती है, फांसी हो रही होती है, और बड़ी सज़ाएँ हो रही होती हैं। चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, कत्ल करने पे फांसी दे दी जाती है। ये जो लॉ है ना, जो पनिशमेंट्स दे रहा होता है, ये होता है क्रिमिनल लॉ। और जो फाइन्स वगैरह जुर्माने वगैरह कर रहा होता है ना, ये होता है सिविल लॉ। बेसिकली सिविल लॉ वो होता है जो लोगों के आपस में लेन देन को मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दुकान वाले के साथ, मैं आपको कल 10 kg चीनी प्रोवाइड करूंगा, शुगर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं कल उसको 10 kg शुगर प्रोवाइड नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा या मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। 10 किलो मेरे चीनी ना प्रोवाइड करने की वजह से उस दुकानदार को जो लॉस हुआ है, वो लॉस मुझे हुक्म दिया जाएगा कि मैं वो लॉस उसका कंपनसेट करूं, वो लॉस उसको अदा करूं। ये सिविल लॉ था, मतलब कि जो लोगों के आपस में कंडक्ट को रेगुलेट करता है ना, वो सिविल लॉ है। तो मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन में सबसे पहले पार्ट ऑफ सिविल लॉ, ये सिविल लॉ का हिस्सा है। डील विद राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ पर्सन्स डीलिंग विद ईच अदर, जो मैंने अभी आपको सिविल लॉ के हवाले से बात बताई है, सेम वही चीज़ इन्होंने एक इंग्लिश में लिख दी है। डील्स विद द राइट्स एंड ओब्लिगेशंस ऑफ पर्सन्स डीलिंग विद ईच अदर, जो लोग आपस में डील कर रहे हैं उनके फ्राइज, उनके जो हकूक हैं उनके साथ डील करता है। मतलब मर्केंटाइल लॉ की कंप्लीट अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये बनेगी पार्ट ऑफ सिविल लॉ that deals with rights and obligations of persons dealing with each other। इसके एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस तरह बिल्कुल पार्टनरशिप्स की एग्जांपल भी हो सकती है। ये हम पार्टनरशिप एक्ट में जाके देख रहे होंगे।
ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल समझ नहीं आई, क्योंकि जैसे जैसे ये पूरी किताब में हमने मोस्टली सिविल लॉ ही पढ़ना है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपके सामने मोर एंड मोर एग्जांपल एक्सप्लोर होती रहेंगी, तो आपको समझ आती रहेगी। और कल के जो लेक्चर है हमारा उसमें डिटेल डिस्कशन सिविल लॉ के बारे में। फिलहाल जो आपकी याद रखने की चीज़ है वो है मर्केंटाइल लॉ क्या होता है। वो सिविल लॉ का ऐसा पार्ट होता है जो लोगों के आपस में हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से डीलिंग जो लोग कर रहे होते हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। पार्ट ऑफ सिविल लॉ दैट डील विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पार्टनरशिप है। तो हमने देखी डेफिनेशन लॉ की, मर्केंटाइल लॉ की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सीधी सीधी सी बातें लिखी हुई हैं, कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। एक दफ़ा आप इसको पढ़ लें, लेक्चर को पॉज करके आप थोड़ा सा इनको पढ़ सकते हैं, या फिर अभी भी आपने अगर अभी याद करना हो तो याद कर सकते हैं। अगर आगे आपकी किताब में एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ। इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी पेपर में आया है, ना ही ये कभी पेपर में आ सकता है। लेकिन सिंपल समझने की बात ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ क्यों पढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं, कल को आप इंशाल्लाह सीए करेंगे तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में बैठे होंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पोस्ट पे होंगे, आप सीएफओज होंगे, आप सीईओज होंगे, आप फर्म के पार्टनर्स होंगे, आप मैनेजर्स होंगे। तो बहुत ज़्यादा आप लॉ के साथ डील कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी जो लॉ के साथ चीज़ें डील कर रही होंगी। तो उन चीज़ों को कम से कम आप समझ सकें। मतलब कोई भी आके आपको बेवकूफ़, कोई भी वकील आके आपको बेवकूफ़ ना बना जाए। आपको कम से कम हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉ की तो ख़ास तौर पे होनी चाहिए। तो इसलिए इस हद तक आपको लॉ पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत में तो इतना लॉ पढ़ाया जाता है, इतनी डिटेल से लॉ पढ़ाया जाता है, जो भी हिस्सा पढ़ाया जाता है इतना तो लॉयर्स नहीं पढ़ते। तो ये छोटी सी चीज़ थी, इसका पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, पेपर में नहीं आ सकती, बस ये समझने के लिए आप लोगों के लिए। तो सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें, हमारे पाकिस्तान में लॉ के क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज का मतलब है लॉ कहाँ से आया या लॉ कहाँ से आता है। जो हमारे लॉ का मेन सोर्स है, देखें 1947 से पहले चले जाएं तो 1857 तक 100 साल तकरीबन अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की है, तो उनका थोड़ा थोड़ा असर तो हम में आना ही था। तो जो हमारा लॉ है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले इंग्लिश जो कॉमन लॉ है उस पर मुश्तमिल है। इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, यानी क्योंकि बीइंग मुस्लिम ये इस्लामिक स्टेट है तो कुछ हिस्सा इसमें इस्लामिक लॉ का है, कुछ हिस्सा इंग्लिश कॉमन लॉ का है, और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपने कई बार सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 न्यूज़ चैनल्स पे, टॉक शोज़ में पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात कर रहे होते हैं अक्सर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया गया था जिसमें उलमा शामिल थे, बहुत से जो एक्सपर्ट्स थे अपनी फील्ड के वो शामिल थे, उन्होंने सब ने मिल के एक लॉ बनाया था। और उस लॉ में ये वो लॉ मेन वो लॉ शामिल है, और इंग्लिश कॉमन लॉ शामिल है, और इस्लामिक शरिया लॉ, ये तीन चीज़ें मिल के सोर्सेज ऑफ लॉ बनाती हैं, लॉ को बनाती हैं। ये तीनों बेसिस हैं लॉ की, ये सोर्सेज नहीं हैं, ये लॉ की बेसिस हैं। लॉ इन तीन चीज़ों पे बेस करता है। इसके सोर्सेज क्या हैं जहाँ से ये लॉ आता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। तो हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान, इसमें लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? मोस्टली पार्लियामेंट के पास है। सबसे पहले पार्लियामेंट में क्या आता है? नेशनल असम्बली आती है, हमारी कौमी असम्बली आती है, हमारा सेनेट आता है, हमारा प्रेसिडेंट आते हैं, तो ये पार्लियामेंट में आता है। दूसरी हमारी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट एक हुक्म जारी कर दें उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है इसको तफसील से हमने अपने कल के परसों के लेक्चर में देख रहे होंगे। पार्लियामेंट को भी हम देख रहे होंगे, सेनेट क्या होता है, नेशनल असम्बली क्या होती है। फिर वक्त आपके समझने की ये बात है कि लेजिस्लेशन का मतलब लॉ बनाना होता है। इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं? पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर कुछ और लोगों को, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के अलावा और लोगों को डेलीगेट कर दी गई हो लॉ बनाने की पावर। लेजिस्लेशन की भी पावर है, डेलीगेट कर दी गई हो, उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये हमारा जो इस बुक का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे है। इस पर भी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर वक्त जो आपके समझने की बात है वो सोर्सेज ऑफ लॉ।
पहले बेसिस ऑफ लॉ, बेस किस चीज़ पे करता है हमारा लॉ, वो करता है इंग्लिश कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इस्लामिक लॉ। इन 3 चीज़ों पे हमारा लॉ बेस करता है। जो हमारे मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा लॉ आता है वो कौन से हैं, लेजिस्लेशन है, मतलब लॉ बनाना, हम खुद लॉ बनाते हैं, हमारी पार्लियामेंट्स बनाती हैं, हमारे ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट और लोगों को पावर देती है ऑर्डिनेंस के ज़रिए या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए कि वो लोग लॉ बना सकें। ये 3 सोर्सेज लेजिस्लेशन के अंडर आते हैं जिनसे लॉ बनता है, लॉ बनाने के हवाले से जो है। उसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट के बारे में। जो दूसरा सोर्स है वो है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या होता है? लॉ जो है वो इंसानों ने बनाया है, उसमें कोई ना कोई लूप होल ज़रूर हो सकता है। तो कुछ ऐसे केसेस जिनकी जिनका हल हमें लॉ की बुक्स में नहीं मिल रहा होता, तो वो जो कोर्ट होती है ना, वो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करते हुए उसका फ़ैसला करती है। और वो जो फ़ैसला होता है ना, फ्यूचर में जितने भी उस तरह के केसेस आ रहे होते हैं ना, उनको उसी फैसले की बेस पे इवेल्युएट करके उसी फैसले की बेस पे उनके फैसले किए जा रहे होते हैं। ये होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट आपके बुक में लिखा हुआ डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स विच इज़ बाइंडिंग टू इन्फीरियर कोर्ट्स, मतलब ऊपर वाली कोर्ट्स का डिसीजन। अगर ऊपर वाली कोर्ट है, फॉर एग्जांपल मैं हाई कोर्ट की एग्जांपल लेता हूँ, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन कर दिया, कोई फैसला कर दिया किसी चीज़ पे, वो लॉ में नहीं था, तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करते हुए उस केस का फैसला कर दिया। अब कल को जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस तरह का कोई केस आ रहा होगा, तो वो देखेंगे अभी हाई कोर्ट ने इसका क्या फैसला किया था, उन्हीं बुनियादों पे, उन्हीं बेसिस पे उस केस का फैसला करना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए लाजमी होगा। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इन्फीरियर कोर्ट है, लेकिन अगर इस तरह का केस हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उसकी मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे तो वो हाई कोर्ट वाली इवेल्युएशन को यूज़ करते हुए उसकी बेसिस पे फैसला करते, या चाहे अपनी नई इवेल्युएशन खड़ी करके कोई अपनी बेसिस बना के अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हवाले से नया फैसला करते हैं। मतलब ये सुपीरियर कोर्ट पे जो है ये बाइंडिंग नहीं होगा, उनके लिए लाजमी नहीं है, और एक जैसी कोर्ट्स पे भी लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, अगर सिंध हाई कोर्ट अपनी मर्जी का फैसला कर सकती है, क्योंकि वो दोनों एक लेवल की, एक हायरार्की की कोर्ट्स हैं। लेकिन जो इन्फीरियर कोर्ट्स होगी, नीचे वाली कोर्ट होगी, उस पर वो फैसला जो ऊपर वाली कोर्ट ने किया हुआ था वो बाइंडिंग होगा। उसमें जो नए फैसले हैं उसी जो केस के हवाले से उसी तरह के जो सिमिलर केसेस आ रहे होंगे, उनके लिए लाजमी होगा जो सुपीरियर कोर्ट ने फैसला किया था उसी की बुनियाद पे वही वाले उसी तरह के फैसले करें। तो ये 2 चीज़ें जहाँ से हमारे लॉज आते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ है, पहली लेजिस्लेशन है, लॉ बनाना, हम खुद लॉ बनाते हैं, हम में कौन से शामिल है, हम कौन लॉ बनाता है, हम में पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। और दूसरी चीज़ है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? कोर्ट का जो सुपीरियर कोर्ट का फैसला जो इन्फीरियर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है वो प्रेसिडेंट है। ये उन इन्फीरियर कोर्ट्स के लिए लॉ होगा एक किस्म का। तो प्रेसिडेंट भी लॉ हो सकता है, लेजिस्लेशन के थ्रू भी हम लॉ बना सकते हैं। 2 चीज़ें होंगी। और पहली चीज़ थी बेसिस ऑफ लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और इस्लामिक लॉ। ये 3 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिस हैं। और जो सोर्सेज ऑफ लॉ के वो 4 हैं। पहले लेजिस्लेशन के बारे में हमने बात की, दूसरा हमने प्रेसिडेंट्स के बारे में बात की, और तीसरा जो सोर्स है वो है कस्टम। किसी भी खित्ते की, किसी भी कौम की, किसी भी इलाके की रवायात, किसी भी इलाके के अकायद, किसी भी इलाके की रवायात, उसके सिस्टम की, उसके इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम की जितनी भी रवायात होती हैं उसका जो लाजमी हिस्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुस्लिम हैं, अगर हम चाहते, मतलब अगर लॉ की बात करते तो हम सारा का सारा वो जो अंग्रेज़ हमारे लिए लॉ छोड़ के गए हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉ है वो हम सारा का सारा उठा के अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कस्टम्स हैं, हमारी कुछ रवायात हैं, मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ है, उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। लाजमी हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्लाम को शामिल करना पड़ेगा। तो ये हमारे कस्टम्स में आ जाएगा। हमने इस्लाम के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं उनको कस्टम में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। जैसे शरिया लॉ इसकी एग्जांपल है।
तो ये था तीसरा पार्ट, कस्टम्स। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखें, हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जहाँ से लॉ आता है। हमारा लॉ की बेसिस 3 है, एक इंग्लिश लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, और तीसरा इस्लामिक लॉ है। अब हमारे लॉ के सोर्सेज हैं, जो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा लॉ अखज़ हो सकता है, वो कौन कौन से हैं। पहला लेजिस्लेशन है, लॉ खुद बना सकते हैं। दूसरा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वो सुपीरियर कोर्ट्स के जो डिसीजन है वो इन्फीरियर कोर्ट्स पे लाजम होते हैं। फिर हमारी कस्टम्स हैं, हमारी रवायात हैं, हमारी रवायात में से हम लॉ बना सकते हैं। चौथा जो और लास्ट जो है वो एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन एग्रीमेंट्स में और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो एग्रीमेंट्स है ना, जो दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट होगा ना, वो जो लॉ होगा वो सिर्फ उन दो लोगों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट किया कि हम दोनों एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करते हैं, तो आप आगे 5 साल तक कोई भी पार्टनरशिप फर्म शुरू नहीं कर सकते जब तक हम ये पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई भी शख्स या पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं शुरू कर सकता। सिर्फ वो दो ही लोग जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है, उन दोनों पे ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है। तो एग्रीमेंट्स के हवाले से, एग्रीमेंट्स के या कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जो लॉज बनते हैं, एग्रीमेंट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह बनते हैं ये हम अपने चैप्टर नंबर 2 में देख रहे होंगे डिटेल्स के साथ। जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो भी हमारे लिए लॉ का सोर्स हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए एक किस्म का लॉ बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए, सिर्फ उन पार्टीज़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ, ये 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स और एग्रीमेंट। इन चारों को आप देख लें। होपफुली सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स बात नहीं है, आप तो समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज़ मुझसे डिफ़िकल्ट लगती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस हवाले से समझा दूँगा। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ लॉ, 3 बेसिस ऑफ लॉ है। इसमें से कोई आपसे सिनेरियो कुछ नहीं पूछा जाएगा, पूछ ही नहीं सकता। वो सिंपल ये पूछ सकता है बेसिस ऑफ लॉ बता दें या फिर आप सोर्सेज ऑफ लॉ बता दें। तो आपने सिंपल ये चीज़ें उठा के उधर लिख देनी है। आपकी बुक में पैराग्राफ बना के लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे आपकी थोड़ी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए इनको सेपरेट किया है। तो आप इस तरह से सेपरेटली भी इनको देख सकते हैं समझने के लिए। आप यहाँ से समझ के आप पैराग्राफ की सूरत में इनको लिख दें, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। कोई कम्प्लेक्स या कोई सिनेरियो बेस्ड चीज़ इसमें नहीं है। तो इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें, एक दफ़ा देख लें यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम आज के अपने जो लास्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो हमारे मेरे टीचर हैं बहुत अजीज सर आतिफ आफदी, उन्होंने भी, उनकी भी बात मेरे ध्यान में आई है। उन्होंने कहा ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों उन्होंने बुक में डाल दिया, लेकिन अगर ये डाल दिया तो मजबूरी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या चीज़ है, इसमें उसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया हुआ है कि ये 10 अप्रैल 1973 में अप्रूव हुआ था और रेटिफाई हुआ था, यानी कि इसकी तस्हीह की गई थी 14 अगस्त 1973, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कहा जाता है। हमने अभी लेजिस्लेशन में पढ़ के आए हैं कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग जो है पावर होती है, लेकिन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब होता है तमहीद। जैसे कोई बात करने से पहले उसकी तमहीद बांधते हैं, तो वो जो तमहीद है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में लिखी हुई है। उसके बाद इसके 12 पार्ट्स, 5 शेड्यूल्स, स्केड्यूल्स और 280 आर्टिकल हैं। 280 आर्टिकल रेड में मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना ही हमने ये याद करना है। हमने ये 3 चीज़ें, प्रीएम्बल, 12 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स, ये हमने बदकिस्मती से याद करने हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप ये पढ़ के छोड़ दें तो ये आप लोगों की साथ जाती होगी, क्योंकि पहले 4 मार्क्स आ चुका है और बहुत से बच्चे 46-47 पे फेल हो जाते हैं। तो इसको हम छोड़ नहीं सकते और इसको हमने करना है। किस तरह से करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हम इस तरह करेंगे कि इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो मेन चीज़ है ना हमारी, वो है 12 पार्ट्स, 12 पार्ट्स। क्योंकि उसने 2 पार्ट्स पूछे थे पिछली अटैम्प्ट में या उससे पिछली अटैम्प्ट में शायद 2 पार्ट्स पूछे थे 4 मार्क्स के लिए।
तो ये वो चाहे तो ये मोस्टली पूछ सकता है, और ये ही सबसे ज़्यादा इस जो टॉपिक है पूरा इसका लेंथी पार्ट ही है। बाकी ये चीज़ें अप्रूव्ड 10 अप्रैल 1973 में हुआ, ये MCQs में वो पूछ सकता है, या फिर सीधी सी चीज़ें आपको देख के ही बस समझ आ गई है तो याद करने की जरूरत नहीं है। जो हमें याद करने की जरूरत है वो प्रीएम्बल है, 12 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। अब आपने इस सारे को रट्टा मारने नहीं बैठ जाना, क्या याद करना है ये मैं बताऊँगा। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड, 4 पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट्स में हम याद करेंगे प्रीएम्बल और 5 शेड्यूल्स। 5 शेड्यूल्स कोई लंबी चौड़ी आपकी नहीं लिखी हुई, सिर्फ 5 जो है वो हेडिंग्स आप कह लें, हेडिंग्स लिखी हुई हैं, वो सिर्फ आपने हेडिंग्स याद करनी है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है। 5 शेड्यूल्स और उनकी हेडिंग्स बस आपने याद करनी है। मेरा ख्याल आपको 10 मिनट से ज़्यादा भी इसमें टाइम लगेगा 5 शेड्यूल्स याद करने में। जो पहले पार्ट है हमारा, जो पहला लेक्चर होगा, हर लेक्चर के साथ हम इसका थोड़ा सा हिस्सा एंड पे रखा करेंगे कि इसको क्या याद करना है और कैसे याद करना है। 5 शेड्यूल्स याद करने हैं और प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, उसमें से क्या याद करना है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम कल के लेक्चर में जो 12 पार्ट्स हैं उसके पहले 4 पार्ट्स डिस्कस करेंगे और आप वो 4 पार्ट्स याद करेंगे। उसमें क्या चीज़ याद करनी है वो सब आपको स्लाइड्स में मिलेगा, किस तरह से याद करना है वो सब मैं बताऊंगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 पार्ट और फिर अपने चौथे लेक्चर में आखिरी 4 पार्ट्स याद करके इस टॉपिक को हम ठीक से क्लोज कर देंगे। हम पूरा अपना लेक्चर वही पढ़ा करेंगे जो हमने पढ़ना है, फिर आखिर में थोड़ा सा टाइम हम इसको दिया करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ कवर कर लें, क्योंकि अगर मैं आपको एक दिन में सारा पढ़ा दूं तो कोई भी बच्चा याद नहीं कर सकता और मोस्टली बच्चे छोड़ देंगे, तो इसलिए मैंने ये सोचा। तो हम आज का जो अपना हिस्सा है प्रीएम्बल और 5 शेड्यूल्स। 5 शेड्यूल्स तो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप अपना बुक खोलें, बुक का सेकंड पेज खोलें, उसके ऊपर सबसे लास्ट में एक ब्लू से बॉक्स में एक 5 शेड्यूल्स और उनकी हेडिंग लिखी हुई है, वो सिर्फ आपने पढ़ के ही याद कर लेनी है, ना कोई समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। 5 शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल्स में क्या क्या है वो सिर्फ आपने उधर से याद कर लेना है। उसके बाद है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी तमहीद। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे लॉ की प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, उनके मकासद क्या हैं, ये उसको डिफाइन करता है। प्रीएम्बल के बारे में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने लिख देना इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई इसमें कम्प्लेक्स बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, ये चीज़ आपने लिख देनी है। दूसरा ये चीज़ बताता है कि जो मुसलमान हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनको खुली आज़ादी है, वो अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे ही मुस्लिम्स की बात आ गई उसके साथ हमने नॉन मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज़ की बात करनी है, वो भी अपने रिलीजन और कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्रोविजंस भी मेड फॉर माइनॉरिटीज़ टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड कल्चर, उनके हवाले से भी प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। प्रीएम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तमहीद, ये हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम एक किस्म की तमहीद पढ़ रहे हैं। तो अगर 2 मार्क्स का आता है, आप सिर्फ ये 3 पॉइंट्स भी लिखते हैं कि डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और Muslims will be unable to live in accordance with the teachings of Quran and Sunnah, provisions be made for minorities to practice their religion and culture। मुसलमान अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजन और कल्चर के मुताबिक खुली आज़ादी है उनकी ज़िंदगी गुजारने की, इसके हवाले से प्रोविजन। और जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ये चीज़ प्रीएम्बल में डिफाइन करती है। ये 3 चीज़ें भी लिख देना तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए काफ़ी होंगे। और ये लास्ट पॉइंट जो है ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, मतलब ये तमहीद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है फंडामेंटल राइट्स के लिए, सेफ गार्डिंग डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सेफ गार्डिंग सोवरेन राइट्स के लिए। इनमें से कोई आप 2 चीज़ें लिख देना, मोर देन इनफ है। आप कर लें इसमें से गारंटी फॉर फंडामेंटल राइट्स कर लें और सेफ गार्डिंग डिप्रेस्ड क्लासेस कर लें या सिक्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कर लें। अगर प्रीएम्बल के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो प्रीएम्बल के बारे में आपने सिर्फ ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स और जो लास्ट पॉइंट है इनमें से कोई सी 2 चीज़ें आपने लिख देनी है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इतना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको मेरे ख्याल से तो इधर बैठे बैठे याद होना चाहिए। क्या डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। हमारा जो लॉ
कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बाद मुसलमान के बारे में बात कि मुसलमान कुरान और सुन्नत के बारे में मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरा प्रोविजन माइनॉरिटीज़ के बारे में कि वो अपने रिलीजन और कल्चर के बारे में के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और लास्ट जो चीज़ वो अपने इनमें से कोई सी भी 2 चीज़ें याद करके लिख देनी है। मेरा ख्याल है आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो ये था आज का हमारा तकरीबन कंप्लीट लेक्चर। अब जो हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछला जो है पास पेपर उसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आ सकता है डिफाइन लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर पूछेगा ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। लॉ की डेफिनेशन और मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान, ये आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाई गई है, वो आपने याद कर लेनी है। कोई भी इसमें से सिनेरियो नहीं पूछ सकता। अगर उसने स्प्रिंग 2016 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, स्प्रिंग 2016 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा 5 मार्क्स के लिए, और उसने क्या पूछा जी, आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। मैं अभी आपको बता के आया हूँ बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है। इंग्लिश कॉमन लॉ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और शरिया लॉ। उसने नहीं पूछना कि कहाँ से आए हैं, ये क्यों है, इसका कोई सिनेरियो बना के, कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसने सिर्फ नाम पूछने हैं। लिखा आपके जो बुक में है वो नाम गए हैं, आपने 3 नाम बता देने हैं। आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। 4 सोर्सेज आपको पढ़ाए हैं, एग्रीमेंट, कस्टम, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। ये चारों हेडिंग्स, उनके बारे में 1-1, 1.5 लाइन आपने लिखनी थी इस क्वेश्चन में, और आपको 5 मार्क्स मिल जाने थे। इतना आसान ही आता है पेपर में। उसके बाद ये पूछ सकता है 5 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये 5 शेड्यूल्स के नाम आपने बस नाम सिर्फ याद करने हैं। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपके लिए आपसे ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, ये चीज़ें थी। अब आपने आज का जो हमारा टॉपिक पढ़ा है इसमें याद क्या करना है, लॉ की डेफिनेशन याद करनी है, मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन याद करनी है, बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम कौन सी हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ 4 जो हैं वो कौन से हैं, उनमें क्या क्या है, 5 शेड्यूल्स और प्रीएम्बल, ये चीज़ें आपने कल याद करनी है। होपफुली आपको लेक्चर की समझ आई है। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, कोई आपकी क्वेश्चन आपके जहन में, आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई टॉपिक तंग कर रहा है जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से, तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 030382134449। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।